हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार फिर से दीपक बिंद ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो हम बायोलॉजी का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, यानी बायोलॉजी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो यह आपका दूसरा पार्ट है। और इससे पहले मैंने पार्ट 1 करा दिया हूँ। जो भी विद्यार्थी नहीं देखे हैं वे दीपक बिंद ऑनलाइन क्लासेज में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला। अगर दोस्तों आप सभी लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए पहले आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए, फिर मेरा आंसर बाद में देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, गाय के दूध में बताना है, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है। तो केसिन के कारण, कैरोटीन के कारण, लेसिन के कारण, या इसमें से कोई नहीं। तो जो गाय का दूध का पीला रंग होता है, पीलापन होता है, वह कैरोटीन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और दोस्तों जो केसिन भी होता है यह भी आपके दूध में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है पीलापन। पीलापन किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण, और दूध में केसिन तत्व पाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, HIV की खोज की थी। तो बताना है HIV की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। लुक मॉन्टेनियर ने HIV की खोज की थी। और कोल्फ ने क्या खोज किए थे, तो यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको बताना है कोल्फ ने क्या खोज किए थे। तो कोल्फ ने डायलिसिस मशीन का आविष्कार किए थे। कौन सा मशीन, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किए थे। और फ्लेमिंग को आप सभी लोग जानते हैं, फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक एंटीबॉडी, जो पेनिसिलिन खोज किए थे। कौन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किए थे। और एडवर्ड जेनर ने क्या खोज किए थे, तो एडवर्ड जेनर ने दोस्तों यह चेचक के टीका के खोज किए थे। और HIV रोग यानी एड्स रोग कैसे होता है, तो यह विषाणु से होता है। और एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ सकता है एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो बताना है जो पौधे में, यानी जो पौधे श्वसन करते हैं उसका दर निर्धारण किस यंत्र का उपयोग करते हैं। यानी जो पौधे में शोषित यानी जो पौधे में उसका श्वसन शोषित होता है, यानी पौधे में क्या शोषित होता है उसका यंत्र के बारे में बताना है, उसमें किस यंत्र का उपयोग करते हैं। यानी जो पौधे का वह जो उसका समझ लीजिए एक प्रकार का पौधे का पानी किसके कारण सोखता है, तो उसका आपको यंत्र बताना है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसको हम पोटोमीटर कहते हैं। यानी पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर के निर्धारण के लिए हम पोटोमीटर यंत्र का उपयोग करते हैं। और दोस्तों अगर यहाँ पर पायरोमीटर हो जाता है तो ये आपका उच्च तापमान का अध्ययन किया जाता है, लेकिन पोरोमीटर नहीं है, तो पायरोमीटर का उच्च तापमान का अध्ययन करते हैं। और बैरोमीटर का किस में प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर का, तो बैरोमीटर का उपयोग हम वायुमंडल दाब के मापने में किया जाता है। यानी वायुमंडलीय दाब मापने के लिए हम बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक है। तो बताना है कि मानव जो त्वचा में है उसमें क्या पाया जाता है। मैलानिन या मेलानिन भी होते हैं, कैरोटीन, लाइकोपीन, फाइटोक्रोम। तो दोस्तों मानव त्वचा में मेलानिन पाए जाने वाला वर्णक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए भी राइट हो जाएगा, पोटोमीटर। तो और कैरोटीन, तो कैरोटीन का भी
बारे में बताएं कि कैरोटीन गाय के दूध में जो पीलापन होता है वह कैरोटीन के कारण होता है। और लाइकोपीन से क्या होता है, तो लाइकोपीन दोस्तों टमाटर पकाने के लिए हम या दोस्तों कह सकते हैं टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, तो लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन आते हैं डायलिसिस। अभी दोस्तों हमने बता दिया कि डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था, तो डायलिसिस मशीन का आविष्कार आपके कोल्फ ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और जो यह बोस यानी इनका पूरा नाम जगदीश चंद्र बोस ने केस्कोग्राफ है, केस्कोग्राफ दोस्तों, केस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किए थे। किसका आविष्कार, केस्कोग्राफ। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। डायलिसिस मशीन का आविष्कार कोल्फ ने किए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 6, कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो बताना है जब कोशिका विभाजन होता है तो उस समय स्पष्ट क्या दिखाई देता है, तो गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और गुणसूत्र के खोज किसने किए थे, तो गुणसूत्र के खोज वाल्डेयर ने किए थे। वाल्डेयर ने गुणसूत्र की खोज किए थे, वाल्डेयर। और गुणसूत्र कितने होते हैं, 46। मानव शरीर में गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 यानी 23 जोड़े। कभी कभी यह भी एग्जाम में पूछ सकता है। और जीन क्या होता है दोस्तों, जो आनुवंशिकता यानी आनुवंशिक की इकाई जीन होता है। पूछ सकता है कि आनुवंशिक की क्या होता है, तो आनुवंशिक की इकाई जीन होता है। और आनुवंशिकता के जनक किसको कहते हैं, तो ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकता के जनक कहते हैं। और डीएनए के खोज किसने किए थे, तो डीएनए के खोज वाटसन और क्रिक ने किए थे। वाटसन और क्रिक ने डीएनए के खोज किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई क्या देते हैं, तो यह आपका गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो अगले क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जराविक सेवन क्या है। तो जराविक सेवन दोस्तों यह आपका एक कृत्रिम हृदय होता है, कृत्रिम हृदय। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और पेसमेकर का कार्य क्या होता है, वह पेसमेकर हृदय से संबंधित है। और हाइड्रोपोनिक्स के बारे में दोस्तों कभी कभी पूछ सकता है। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी तकनीक है जिसमें फसलों को बिना खेत में लगाए जाते हैं। तो दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी तकनीक है जिसमें फसलों को बिना खेत में लगाए केवल पानी और पोषक तत्वों से उगाया जाता है। इसे हम जलीय कृषि भी कहते हैं। किसको, हाइड्रोपोनिक्स को हम जलीय कृषि कहते हैं, यानी केवल पानी के माध्यम से ही उगाए जाते हैं। इनको हम इसके लिए खेत की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसी को हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। और पेसमेकर किससे संबंधित है, हृदय से। और कृत्रिम हृदय आपका जराविक सेवन है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों, विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब की गई थी। तो बताना है विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब की गई थी, 1973 में, 1991, 1980, 1985। तो विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना 1973 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है। तो बताना है डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है, एजेटोबैक्टर, एस्परजिलस, पेनिसिलियस या सैक्रोमाइसीजीज। तो हम डबल रोटी के निर्माण में सैक्रोमाइसीजीज कवक का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन इसको कहते हैं, पेनिसिलिन के खोज किसने किए थे, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन के खोज किए थे। यानी आपका फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन खोज किए थे।
तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। HIV सर्वाधिक नष्ट करता है, तो बताना है। अभी ऊपर हमने बता दिए कि HIV की खोज किसने किए थे, तो HIV की खोज लुक मॉन्टेनियर ने किए थे। लुक मॉन्टेनियर ने HIV की खोज किए थे। और HIV का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। क्या? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस आपका HIV का फुल फॉर्म होता है। और HIV या इसको हम एड्स भी कहते हैं। एड्स का भी फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है और यह विषाणु से होता है। और एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि HIV सर्वाधिक नष्ट करता है लाल रक्त कणों को, B कोशिकाओं को, T कोशिकाओं को, थ्रोम्बोसाइटों को। तो यह दोस्तों T कोशिकाओं को नष्ट करता है। T कोशिकाओं को नष्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। दोहरा निषेचन होता है, तो बताना है दोहरा निषेचन किसमें होता है? ब्रायोफाइटा में, आवृत्ति बीजी पौधों में, टेरिडोफाइटा में या जिम्नोस्पर्म में। तो बताना है दोहरा निषेचन किसमें होता है, तो यह आवृत्ति बीजी पौधों में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, तो लैमार्क ने, हेरोफिलस ने, हिप्पोक्रेटस ने या ह्यूगो वान मोल ने। देखिए ह्यूगो वान मोल ने। तो जीव द्रव्य की खोज ह्यूगो वान मोल ने किए थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और लैमार्क ने जैव विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे। और हिप्पोक्रेटस को क्या कहते हैं? हिप्पोक्रेटस को वनस्पति विज्ञान के जनक कहते हैं। तो एग्जाम में यह भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। तो विश्व मलेरिया दिवस आपका 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है, तो दोस्तों जिससे हम भोजपत्र यानी खाना खाते हैं वह उसके एक पत्र यानी पत्ते पर जो खाते थे पहले, तो वह भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता था, तो वह दोस्तों बेट्यूला पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बेट्यूला पेड़ की छाल से भोजपत्र प्राप्त होता था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। म्यूटेशनवाद के जनक है, तो लैमार्क, हेक्सले, लिनियस, ह्यूगो डी ब्रिज। तो म्यूटेशनवाद के जनक ह्यूगो डी ब्रिज को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और ह्यूगो डी ब्रिज को उत्परिवर्तन के सिद्धांत भी दिए थे। ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन के सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे। और लैमार्क को जैव विकास के सिद्धांत दिए थे। और लिनियस, इनका पूरा नाम है कैरोलस लिनियस, इनको हम वर्गिकी विज्ञान के जनक कहते हैं। किसको? कैरोलस लिनियस को वर्गिकी विज्ञान के जनक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। तो पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यह नया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है कि पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहते हैं। ग्रेगर मेंडल, स्टीफेन हेल्स, वान बेयर, कोपरनिकस। तो पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता हम स्टीफेन हेल्स को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकता के जनक कहते हैं। और कोपरनिकस ने
क्या सिद्धांत दिए थे? तो कॉपरनिकस ने यह सिद्धांत दिए थे कि पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये सिद्धांत दिए थे कि पृथ्वी स्थिर नहीं है और यह सूर्य के चारों ओर घूमती है। कौन सिद्धांत दिए थे? यह कोपरनिकस ने सिद्धांत दिए थे। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। अस्थि में यानी हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो अगर दोस्तों हड्डी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो वह आपका कैल्शियम, जो हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। लगभग 99% आपके शरीर में अस्थि में वह तत्व है। कौन सा? कैल्शियम तत्व हड्डी में लगभग 99% है। और यहाँ पर पूछ रहा है प्रोटीन, तो अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो यह ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और केसिन यह दोस्तों दूध में पाया जाता है। तो आप लोग अच्छे से इसको भी याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 18। कवक विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? अब बताना है कवक विज्ञान के जनक। तो कवक विज्ञान के जनक को हम माइकेली कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और स्टीफन हेल्स को अभी हम बताएं, इनको हम पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कवक विज्ञान के जनक माइकेली थे। अगला क्वेश्चन, चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विसरण, अंतःप्रासरण, अंतःशोषण, बहिःप्रासरण। तो चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया को अंतःप्रासरण प्रक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यह जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, शुगर बेबी। शुगर बेबी किसी प्रजाति है? तो गाजर की, तरबूज की, चुकंदर की या खरबूज की? तो शुगर बेबी यह आपके तरबूज की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बहुत लोग खरबूज मारेंगे, लेकिन आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, शुगर बेबी तरबूज की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है। तो बताना है अम्ल वर्षा का मुख्य तत्व क्या है या मुख्य अवयव क्या है? तो कार्बोनिक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और आपका सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल। तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड होता और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, तो ये सब आपका ऑप्शन सभी सही होता है। लेकिन सिर्फ दिया है सल्फर डाइऑक्साइड, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कौन सा रोग होता है? या विकिरण के संपर्क में आने से कौन सा रोग होता है? कैंसर, स्कर्वी, रिकेट या टीबी? तो जो पराबैंगनी किरणें होती है उन्हीं में से दोस्तों एक विकिरण भी किरणें होती है जो हमारे त्वचा को नुकसान पहुंचाती है और उससे हमें कैंसर रोग होता है। और कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? उनको लाजी। और जो आपके पराबैंगनी किरणें आती है प्रकाश से यानी सूर्य के प्रकाश से, तो वह कौन सा रोकता है? तो ओजोन परत रोकता है, जिससे हमको काफ़ी फ़ायदा होता है और हमारे शरीर को नुकसान कम पहुंचाता है। और तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कि विकिरण के संपर्क में आने से हमें कैंसर रोग होता है। और स्कर्वी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी से आपका स्कर्वी विटामिन सी का नाम है। विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल होता है। और रिकेटस इसको कर लीजिए। रिकेटस विटामिन डी के कमी से होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। तो यह सब भी एग्जाम में पूछ सकता है। और टीबी दोस्तों यह जीवाणु से होता है और जिसे हम
ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। और टीबी में कौन सा टीका लगाते हैं? तो टीबी में हम बीसीजी का टीका लगाते हैं। और जो ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो यह आपका चेन्नई में होता है। यानी टीबी रिसर्च सेंटर यानी ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर आपका चेन्नई में स्थित है। तो यह सभी एग्जाम में पूछ सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चर्म रोग। तो दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट है। चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो पहले जान लीजिए, चर्म रोग यह विटामिन B6 के कमी से होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। B6 के कमी से चर्म रोग होता है। और विटामिन B6 का रासायनिक नाम आपका क्या हो जाएगा? पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। और विटामिन B6 से और कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया भी रोग होता है और त्वचा भी रोग होता है विटामिन B6 से। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम आपका राइबोफ्लेविन होता है। और विटामिन B2 से कौन सा रोग होता है? विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? त्वचा का फटना व आँखों का लाल होना। और विटामिन B5 का नाम आपका रासायनिक नाम पूछेगा तो आपका नियासिन हो जाएगा। नियासिन विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। और इससे कौन सा रोग होता है विटामिन 5 से? तो इसे त्वचा में दाद होना विटामिन B5 के कमी से होता है। और कभी कभी पेलाग्रा रोग भी विटामिन B5 की कमी से होता है। और विटामिन सी से आपका स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम आपका स्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? तो स्कर्वी, हीमोफीलिया, ब्रोंकाइटिस, रियूमेटिज्म। तो प्रदूषण के कारण कौन से रोग होता है? तो ब्रोंकाइटिस रोग यह प्रदूषण की कमी से या प्रदूषण के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और विटामिन सी से आपका स्कर्वी रोग होता है। और हीमोफीलिया यह दोस्तों आनुवंशिक रोग है। और कुत्ते काटने से आपका हीमोफीलिया जैसे रोग होता है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कृत्रिम गर्भाधान के लिए साँड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखते हैं? तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, यह एग्जाम में पूछा गया है। द्रव ऑक्सीजन में, शीतल जल में, द्रव नाइट्रोजन में या द्रव अमोनिया में। तो जो कृत्रिम गर्भाधान के साँड के बीज होते हैं या बीड़ होते हैं वे द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो जीवाणु से यह हमको टीबी रोग होता है। टीबी किससे होता है? जीवाणु रोग से होता है। और टीबी का टीका कौन सा है? तो बीसीजी टीबी का टीका है। और ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर आपका चेन्नई में स्थित है। और मलेरिया किससे होता है? तो मलेरिया दोस्तों यह प्रोटोजेवा से होता है। और प्रोटोजेवा से क्या होता है? पायरिया, मलेरिया, कालाजार ये सब आपके प्रोटोजेवा से होता है। और खसरा, पोलियो ये सब आपका यह आपके विषाणु से होता है। खसरा, पोलियो यह सब आपका चेचक हो गया, एड्स हो गया, ये सब विषाणु के कारण होता है। विषाणु की खोज किसने किए थे? इवानोस्की ने। और जीवाणु की खोज लुहेन हार्क ने किए थे। तो अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 27, समसूत्री विभाजन होता है तो अस्थायी कोशिकाओं में, जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में, परागण की मातृ कोशिकाओं में या उपयुक्त सभी में। तो जो समसूत्री विभाजन होता है यह जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है। तो सरीसृप का वर्ग का अध्ययन हम हर्पेटोलॉजी में
करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सरीसृप वर्ग का अध्ययन किस में करते हैं? आपका हर्पेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और हिस्टोलॉजी में हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं। और ऑर्निथोलॉजी दोस्तों पक्षियों का अध्ययन किस में किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी में। तो अगली क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? तो दोस्तों लीवर में आपका विटामिन ए संचित रहता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। और इसका रासायनिक नाम विटामिन सी का स्कर्विक अम्ल। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। और विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। और विटामिन ई के कमी से कौन सा रोग होता है? जनन शक्ति का कम होना। और थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। और विटामिन बी से कौन सा रोग होता है? यानी B1 से कौन सा रोग होता है? तो बेरी। तो यह सब एग्ज़ाम में दोस्तों अक्सर पूछा जाता है, तो आप लोग अच्छे से तैयार रहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 30। सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? तो सेब को, केला को, खजूर को, आम को। तो सबसे कम जल की आवश्यकता खजूर को होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 39। तो कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? तो बताना है कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? तो एल्ब्यूमिन आपका जल में घुलनशील है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाए। और दोस्तों कैरोटीन जो गाय के दूध में पीलापन होता है वह कैरोटीन के कारण होता है। तो अगले क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान दिया जाता है या किया जाता है? तो नेत्र दान में कौन सा भाग दान दिया जाता है नेत्र का? कार्निया, रेटिना, आइरिस, नेत्र लेंस। तो कार्निया दान दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और आइरिस क्या होता है? तो दोस्तों आइरिस के पीछे एक छेद होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहा जाता है। यह आँख पर प्रकाश पड़ने पर संवेदन को दर्शाती है और अंधकार में यह आँख के लेंस को स्वतः बड़ा कर देती है। कौन? आइरिस। और आइरिस क्या होता है? अधिक प्रकाश में यह लेंस को सिकुड़ने का कार्य करती है। कौन? आइरिस। और तो नेत्र का कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो कार्निया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन नंबर 33। देखिए दोस्तों, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो दोस्तों विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? साइनोकोबालामिन। और विटामिन B12 से कौन सा रोग होता है? तो इससे दोस्तों एनीमिया और पांडु रोग होता है। और आपका विटामिन B1 आपका जो थायमिन होता है। और कौन सा रोग होता है? विटामिन बी से बेरी। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। और विटामिन B2 से त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना व जीवा का फटना, यह सब इसके कमी से रोग होता है। और विटामिन B6 का नाम रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। और विटामिन B6 से क्या रोग होता है? यह विटामिन B6 से एनीमिया व त्वचा रोग होता है। और इससे विटामिन B6 से लकवा की बीमारी होती है। तो क्वेश्चन नंबर अगले पर आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। हृदय की गति की जाँच। हृदय की गति की जाँच किस यंत्र द्वारा किया जाता है? जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। हृदय की गति की जाँच किस यंत्र द्वारा किया जाता है? कार्डियोग्राफ, केस्कोग्राफ, साइट्रोट्रॉन
या किलोस्कोप। तो हृदय की गति की जांच करने के लिए हम कार्डियोग्राफ का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और किस्कोग्राफ की खोज पहले जान लीजिए किसने किए थे, तो जगदीश चंद्र बोस ने किस्कोग्राफ की खोज किए थे। और किस्कोग्राफ में दोस्तों पौधे की वृद्धि की माप की जाती है। पौधे की वृद्धि की माप किस्कोग्राफ में प्रयोग किस्कोग्राफ मान लीजिए दोस्तों किस्कोग्राफ में पौधे की वृद्धि की माप की जाती है। और साइट्रोट्रॉन में कृत्रिम मौसम का निर्माण करने में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। कपास प्राप्त होता है फल से, बीज से, कलिका से, जड़ से। तो कपास किससे प्राप्त होता है, बीज से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में, अंडाशय में, शुक्राशय में या अंडवाहिनी में। तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है। तो बताना है शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है। केंद्रक, कोशिका, जीवद्रव्य कला, माइटोकॉन्ड्रिया। तो शरीर की सूक्ष्मतम इकाई आपका कोशिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और कोशिका को खोज किसने किए थे, तो कोशिका के खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे। और केंद्रक के खोज किसने किए थे, तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक के खोज किए थे। और माइटोकॉन्ड्रिया के खोज किसने किए थे, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के खोज आपके जो रॉबर्ट अल्टमैन ने किए थे, या रिचर्ड अल्टमैन ने किए थे। किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज। और माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का गृह यानी पावर हाउस कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान ऊर्जा निकलती है। और कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के ही द्वारा होता है। तो यह सब भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो अगला क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। तो यolk में, सेल में, एल्ब्यूमिन में, कोई नहीं। तो सबसे अधिक मात्रा यolk में होती है, जो अंडे की ऊपरी हिस्सा होती है यानी उजले हुए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 39। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। तो मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, तो प्रोटीन से, वसा से, विटामिन से, कार्बोहाइड्रेट से। तो मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और कार्बोहाइड्रेट से दोस्तों इसको तात्कालिक ऊर्जा जिसको होती है उसको वह कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट या आपके ऑक्सीजन, कार्बन और ऐसे मिलकर बने होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट को दोस्तों जो एथलीट होते हैं उसको हम तात्कालिक ऊर्जा प्राप्त देते हैं, यानी तात्कालिक ऊर्जा जो खिलाड़ी होते हैं उसे हम कार्बोहाइड्रेट देते हैं। और प्रोटीन से कमी से कौन सा रोग होता है, तो क्वाशियोर रोग या मरम्मस रोग प्रोटीन से की कमी से होता है। और तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन, शरीर में वसा का संग्रह मुक्त होता है। तो शरीर में ऊर्जा का इकट्ठा मुक्त कहाँ होता है या संग्रहण कहाँ होता है, प्लीहा में, हड्डियों में, चर्बी में, मांसपेशियों में। तो शरीर में वसा का संग्रहण आपका चर्बी में होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और प्लीहा को रक्त बैंक या ब्लड बैंक भी कहते हैं। और हड्डियों की संख्या आप जानते होंगे 206 होती है। और हड्डियाँ अधिकांश दोस्तों कैल्शियम से मिलकर बना होता है, यानी कैल्शियम तत्व से अधिकांश हड्डी होती है। यानी हड्डी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो कैल्शियम, जो लगभग 99% पाया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ
आप सभी को टेस्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए और बेल आइकन का प्रेस करना ना भूलिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।